पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इस बार आया है मेंस में। 20 आपका जुलाई को आया था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि इनको आपको अरेंज करना है, आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ट्रेंड लगाना है। तो ये आपका क्वेश्चन था 20 जुलाई जेई मेंस। पीरियोडिक टेबल से था इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे। जेई मेंस 2021 शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 1 का इसमें था मैग्नीशियम दिया था, एल्यूमिनियम दिया था, इसके बाद में आपको सिलिकॉन दिया था, फिर इसके बाद फॉस्फोरस दिया था, और फॉस्फोरस के बाद में आपको दिया था यहाँ पे सल्फर। इनको आपको आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। बता सकते हैं मुझे, आपने पढ़ा हुआ है? जी हाँ, बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा इसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताएं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताइए, कोई बताएगा? मुझे ही बताना पड़ेगा। हाँ जी, है कोई महारथी? नहीं है? देन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस। ठीक है, अग्री हो सब लोग? यही होना चाहिए, तो यही करेक्ट आंसर। ठीक है, यही आपका क्या था, करेक्ट आंसर था। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, जहाँ पे ये एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है वहीं पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 यहाँ पे आएगा आपका, और ये आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 3p3 आएगा। तो ये रीज़न आपके पास होने चाहिए। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल से, कठिन क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना कि हड़बड़ी में हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, तो ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा था। देखो, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ये वाला ट्रेंड मैंने आपको बता दिया था, बेरिलियम का ग्रेटर देन बोरॉन से, नाइट्रोजन का ग्रेटर देन ऑक्सीजन से। इसी तरह चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो फॉस्फोरस होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है सल्फर से, और मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। इसके बाद 13th ग्रुप का मैंने आपको बार बार बताया हुआ है, 13th ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ, 13th ग्रुप में आप याद कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। 13th ग्रुप में आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, फर्स्ट आयोनाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड। तो देखते हैं, इसको आप ग्राफ से याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, प्लॉट या ग्राफ से आप याद रखेंगे। आप क्या करेंगे, ऐसा ग्राफ बनाइए, ऐसा ग्राफ बनाइए। एक साइड आप क्या करेंगे, एक साइड आप यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। दूसरी साइड क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, दूसरी साइड आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और एक डब्लू ग्राफ बनाएंगे आप। ठीक है, डब्लू ग्राफ बनाएंगे ऐसे, यहाँ से एक डब्लू ग्राफ ऐसे बनाना, ध्यान से बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनेगा, और फिर आपका यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये आपका डब्लू ग्राफ यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आप डब्लू ग्राफ आपका बन गया। बस इसी के बेसिस पे आपको देख लेना। देखो, एलिमेंट 13th ग्रुप में क्या होते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला। तो यहाँ पे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कम होगा तो यहाँ पे आएगा बोरॉन। इसके बाद एटॉमिक नंबर किसका होगा, ये आपका एल्यूमिनियम का होगा तो यहाँ पे आएगा। फिर आपका किसका होगा, गैलियम का होगा तो फिर ये यहाँ पे आएगा। गैलियम के बाद क्या होगा, इंडियम का होगा एटॉमिक नंबर, इस साइड बढ़ रहा है, आप देख लीजिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कम है, फिर आपका एल्यूमिनियम का और ज़्यादा, गैलियम का और ज़्यादा, इंडियम का, और थैलियम का आपका सबसे
ज़्यादा एटॉमिक नंबर है। नीचे की तरफ तो आपको पता ही है कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके अलावा चांस हो ही नहीं सकता कोई। बस बाकी आपका बन गया। आप यहाँ से क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी और चेक कर लेंगे। देखो यहाँ से, और यहाँ की बात करें दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं तो बेटर रहेगा। यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये बोरॉन का हो गया। फिर देखो थैलियम, फिर क्या आएगा आपका गैलियम, फिर क्या आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। और लास्ट में सबसे कम किसका है, इंडियम। तो बता सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या आएगा, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बोरॉन की होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे ऊपर है, ये वैल्यू हाई है, ये वैल्यू 0 होगी, और इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपका सबसे ज़्यादा बोरॉन का। इसके बाद बताएं किसका होगा, थैलियम होगा, देख लो वैल्यू। फिर इसके बाद क्या होगा बता सकते हैं, गैलियम आएगा, गैलियम आना चाहिए यहाँ से। फिर क्या आना चाहिए, एल्यूमिनियम। और फिर सबसे बाद में क्या आना चाहिए इसका, इंडियम आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका ट्रेंड है, डब्लू ग्राफ याद रखेंगे, ठीक है। आप इसको उल्टा एम भी बोल सकते हैं चाहें तो, लेकिन डब्लू ग्राफ याद करने और एक दो बार खुद से ड्रॉ करना है, तो पता लगेगा कि हमें कहाँ पे नीचे रखना है, कहाँ पे ऊपर रखना है। ऐसे नहीं डब्लू ग्राफ याद है अब पता चले ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे बना दिए ग्राफ को डब्लू, क्या फ़ायदा इस डब्लू का, तो उल्टा हो गया पूरा, ठीक है। खुद से एक दो बार क्या करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। आगे चलिए हम क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे बढ़ के क्या फ़ायदा मिलता है। एक और इससे पहले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, ध्यान से क्वेश्चन समझना और फिर करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना फिर करना। मैं बोल रहा हूँ, अरेंज दी फॉलोइंग्स या करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ second ionization energy is, second ionization energy is, ionization energy is, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने नाइट्रोजन, यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे दिया हुआ है मैंने फ्लोरीन, ठीक है। एक ये हो गया आपका। दूसरा सेट दिया हुआ है मैंने यहाँ पे आपका कार्बन, फिर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कार्बन की जगह सिलिकॉन कर लेते हैं, एक जैसा हो जाएगा सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, और फिर मैंने दिया है सल्फर। तो इनको आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के करेक्ट ट्रेंड में लगाइए, लगा के बताएं मुझे, बताइए, समझ लीजिए अच्छे से और फिर बताइए। ठीक है, बताएं कोई आंसर देगा। वाले का पहले नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन और नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, ओके ठीक है। और बताओ, यही लग रहा है सबको कि कुछ और है।
हाँ जी बताएं। और सेकंड वाले का यही आंसर है। सेकंड वाले का भी यही रहेगा, सिलिकॉन देन फॉस्फोरस देन सल्फर, क्या ऐसा ही? और कोई? नो सर। हाँ, जो लिखा है वही यस सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये बोल रहे हैं क्या? और किसी का? और बाकी क्या कर रहे हैं भाइयों लोग, बहनों लोगों, क्या कर रहे हैं आप? इंतज़ार कि सर आंसर बता देंगे सीधा। प्लीज़ एफर्ट डालिए और बताइए। सर ये जो फर्स्ट वाला आंसर है इसमें ये 9 उल्टे लग रहे हैं। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ इनको, नाइट्रोजन देन फ्लोरीन देन ऑक्सीजन, चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं अंजलि जी, अंशिता जी, आर्या जी, आयुष, भूमि, दिया जी, जसलीन, कार्तिकेय, कौस्तुभ, ये सब, यश, तनु, मोहम्मद जी, क्या चल रहा है? कुछ आज सॉल्व करना है कि आज बैठे हुए हैं सर बता देंगे तो कर लेंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं होगा। हम्म, हाँ बताइए। सर फर्स्ट वाले में पहले वो होगा, ओ इज ग्रेटर देन एफ होगा और एफ इज ग्रेटर देन एन। ओके ठीक है, देख लेते हैं। हमारे पास एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन आया है, ठीक है। और बताइए किसी और का? बाकी लोग यहाँ पे रामायण सुनने आए हैं क्या? देखो ऐसे, मेरा भी यही आ रहा है, ओ ग्रेटर देन होगा फिर एफ फिर एन। ओके ये वाला दो लोगों का आ गया तो 2 स्टार मैंने लगा दिया। यहाँ पे एक लोगों का, और कोई है भाई बंधु जो आंसर देगा? चलो देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है। जल्दी जल्दी में क्या होता है, स्टूडेंट बहुत सारी गलतियाँ कर देता है, ठीक है। वो सेकंड पढ़ेगा ही नहीं, वो फर्स्ट के हिसाब से मार देगा, तो पहले ऑक्सीजन मारेगा वो, ठीक है, फिर इसके बाद आपका नाइट्रोजन मारेगा और वो फ्लोरीन मारेगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ो, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछी हुई है। तो आप देखो पहला इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दो, तभी तो सेकंड आपको मिलेगी। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखो, क्या होता है इसका 1s2 2s2, क्या हो जाएगा आगे 2p3। इसका क्या होता है 1s2 2s2, इसका क्या होगा 2p4। इसका 1s2 2s2 2p5, ये आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दूँ तो ये N+ हो जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे N+ हो जाएगा, ये आपका O+ हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, और ये आपका F+ हो जाएगा। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 2s2 2p2 हो गया। इसके बाद ये आपका 1s2 2s2 क्या हो गया, ये 2p3 हो गया। आपको पता है ना एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया भैया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन के कम होने से एक इलेक्ट्रॉन को भगाना पड़ेगा, बाहर वाला ही भागता है, बाहर वाली सेल का, तो भगा दिया हमने इसको। यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि नीचे की तरफ लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। अगर लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, ये आपको पता है। तो होना क्या चाहिए था, नाइट्रोजन प्लस, फिर इसके बाद ऑक्सीजन प्लस, फिर इसके बाद फ्लोरीन प्लस होना चाहिए था। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स आएंगे मेरे, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ये आपके एक्सपेक्टेशन, रियलिटी क्या होती है अलग होती है, ठीक है। मार्क्स जितने
आते हैं वो अलग आते हैं। नाउ यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी मेजर रोल प्ले करता है कि अगर आपका हाफ फील्ड है तो यहाँ पे देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अब ये हाफ फील्ड बन गया है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड बन रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब भी स्विच करना है आप आगे वाले से स्विच कर सकते हो, एक एलिमेंट को स्विच करते हो। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपका फुल फील्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हाफ फील्ड है और ये पार्शियली फील्ड है, ये अच्छा स्टेबल है तो ये यहाँ से जंप करके आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा N+, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, फ्लोरीन प्लस एंड देन ऑक्सीजन, ये आपका फ्लोरीन प्लस एंड देन ऑक्सीजन प्लस, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये होगा। तो ये वाला सही है, जिसने आंसर दिया है ये वाला सही है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, यहाँ पे आप एक एलिमेंट को ही स्विच कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आगे पहुँचा देना है इसको। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा फ्लोरीन और सबसे कम नाइट्रोजन का हो जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन अगर ट्विस्ट किया, हाँ क्वेश्चन अगर ट्विस्ट किया जाए तो कैसे आंसर देना है आपको? नाइट्रोजन आपका कम होगा, फ्लोरीन उससे ज़्यादा होगा इसका आंसर, और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको आंसर देना आना चाहिए अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे देखो इसका बताओ, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर का। मैं दूसरा पेज लेता हूँ इसके लिए, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। बताएं, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। याद कर लो, समझ लो, 1 मिनट टाइम ले लो, फिर मुझे बता दो। सर जो क्वेश्चन में वही ऑर्डर है, वही ऑर्डर रहेगा जो क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। एक आंसर आया हमारे पास में, सिलिकॉन इज लेस देन फॉस्फोरस इज लेस देन सल्फर। बताएं, अग्री करते हैं क्या बाकी लोग इससे? बहुत कम बोलने लगे हो तुम लोग, मोबाइल चार्जिंग पे रख के चले जाते हो लग रहा है। सिलिकॉन देन फॉस्फोरस देन सल्फर। ठीक है, देखते हैं, सिलिकॉन सबसे कम, देन फॉस्फोरस देन सल्फर, यही बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। और कोई है महान व्यक्ति जो हमारी उलझनों को सुलझाएगा? कि उलझनों को बढ़ाने वाले हैं खाली? ठीक है सर, आंसर ही नहीं देंगे हम। करो, ट्राई करो। चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं, नहीं दे रहे आंसर तो देखते हैं। सिलिकॉन का हम क्या करेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है फॉस्फोरस का, और यहाँ पे आपका सल्फर का। तो हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बस लिख लेते हैं, हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नियॉन आ जाएगा, और यहाँ पे सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, सिलिकॉन आपके कार्बन के नीचे का है, तो यहाँ पे 3s2 3p2 हो जाएगा। इसका नियॉन है, इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं किसी का आंसर आया। सिलिकॉन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड फॉस्फोरस बदल गया है, सिलिकॉन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। देखते हैं, तनु जी का भी यही है, जसलीन जी का भी यही है। ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंसीडर करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे 3p3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर का कितना हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p4। अब बताओ फर्स्ट आयनाइजेशन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे बना ली, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा मैं इधर से। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इधर से भी, और यहाँ से भी बाहर निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन के आएगा मेरे पास, इसका
नियॉन 3s2 3p1। यहाँ पे मैंने लिख लिया नियॉन, इसके बाद में आपका यहाँ पे 3s2 3p2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा नियॉन 3s2 3p3। ये आपका ट्रेंड हो जाएगा। अब देखो सेकंड निकालना है इलेक्ट्रॉन तो यहीं से निकलेगा, तो सेकंड निकालना है आपको तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं से निकलेगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो पार्शियली फिल्ड है, यहाँ पे पार्शियली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, तो ये ऑलरेडी आपका सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, इस साइड में क्या होता है, साइज छोटा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। ये तो हमें पता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, साइज छोटा होता है। तो साइज के हिसाब से केवल यहाँ पे आगे हाफ फील्ड आ रहा है, तो आगे हाफ फील्ड आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले से ये आगे था, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या हो जाएगा, यही ट्रेंड हो जाएगा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर आ ही नहीं रहा, सबसे आगे ये आ रहा है, सबसे छोटा यही है, और इसका हाफ फील्ड भी यही है, तो सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही था, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। बात समझ में आ रही है कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको बताइए। यस। बाउंसर जा रहा है कुछ लोगों को, बहुत आसान है। हाँ ठीक है, चलो आसान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, ये वाला जरूर आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रियलिटी भी लिख देता हूँ, मैं भूल गया था रियलिटी लिखना, रियलिटी। यहाँ पे रियलिटी है, ये एक्सपेक्टेशन गलत है, रियलिटी सही मानी जाएगी। और ये वाला आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सोते जागते सपनों में भी ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए, 13th ग्रुप वाला। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर पॉइंट आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी, प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी, अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए मेटल्स क्या होती हैं, मैंने बताया था सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था पीरियोडिक टेबल, मैंने आपको बताया था मेटल्स क्या होती हैं। तो याद है किसी को मेटल्स क्या होती हैं? यस। हाँ बताएं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ठीक है यही है सबका, आई थिंक यही होगा सबका। दीज आर द एलिमेंट which have tendency to lose electron. Yes, these are the elements which have tendency to lose electron, which have tendency to lose electron, tendency to lose electron, to lose electron। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है मतलब उसका साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, हाँ बताएं। छोटा होगा साइज। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? एक बार और सुनो फिर बताओ। अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, मान लो ये एक एटम ए लिया है और मैंने यहाँ पे दूसरा एटम बी ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैंने बी एटम लिया है, दो एटम लिए हैं, ए और बी आपके मैंने एटम लिए हैं। जो ए वाला एटम है वो आपका बड़ा है और बी वाला छोटा है। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन इधर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर है, तो बता सकते हो कौन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्यों?
हाँ, ए वाला छोड़ देगा अपना इलेक्ट्रॉन, क्यों? ए वाला क्यों? हाँ जी बताएं। हाँ, अट्रैक्शन यहाँ से कम, सबका सही है, ठीक है, वही आप बता रहे होंगे। यहाँ पे क्या है कि अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है, बी वाले में क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, तो यहाँ पे आपका मोर अट्रैक्शन है, यहाँ पे आपका मोर अट्रैक्शन, यहाँ पे आपका अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर अट्रैक्शन आपका ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, और इस पे क्या है आपका लेस अट्रैक्शन है, क्योंकि दूर है, तो दूर है तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन आपका कम होगा। नाउ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से आसान है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, यहाँ पे आपका डिफ़िकल्ट होगा। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, ए वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा कि बी वाले का ज़्यादा होगा? बी वाले का। बी वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर छोटा है तो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर बताओ मेटल कौन अच्छा है, अच्छा बताओ, आपने समझ लिया ये इलेक्ट्रॉन लेस बाउंडेड है, लेस अट्रैक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा, मेटल कौन अच्छी होगी, मेटल कौन अच्छी है, ए वाली बी वाली? ए, क्यों? हाँ बिल्कुल सही है, मेटल ए वाला चूंकि दूर है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और यही क्या है हमारी प्रॉपर्टी होती है मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो यहाँ से आसानी से लूज हो जाएगा। देखो अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करती है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो क्या कर देती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। तो मुझे बताओ मेटालिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन का क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्टली या इनवर्सली? मेटालिक नेचर और मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा है तो उसका मेटालिक कम, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, देख लो बी की ज़्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी ए की कम है तो यहाँ से आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो आप हमेशा बोल सकते हैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी उसका कम है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। अगर उसका मेटालिक कैरेक्टर कम आ रहा है मतलब वो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो नॉन मेटल होगी? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है मान लो, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये नॉन मेटल होगी? बताएं। यस सर। बोल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, यही तो भैया प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो मेटल है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है तो वो नॉन मेटल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नॉन मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी? क्या मेरी बात सही है या मेरी बात सही है? सर आपकी बात सही है। ठीक है, सही है मेरी बात, ठीक है, तो मैं सही बोल रहा हूँ। देखो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा तो मेटालिक कैरेक्टर कम, मेटालिक कैरेक्टर कम मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो ये दोनों आप रिलेट कर सकते हैं। मेन फैक्टर क्या है, साइज से ही पूरी कहानी है। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लग सकता है।
ये वाले दूर है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो ये मेटल है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब हमने कहानी तो समझ ली, अब इसके कहानी के पात्रों को भी समझते हैं। मान लो ये है आपका लिथियम, ये है आपका सोडियम, फिर ये है आपका पोटेशियम, फिर है आपका रुबिडियम, और फिर आपका लास्ट में है यहाँ पे सीजियम। ये है आपका रुबिडियम और ये लास्ट में है आपका सीजियम। मुझे बताइए कि मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ बढ़ेगा कि घटेगा? मुझे बताओ, नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि घटेगा? तो नीचे की तरफ तो सेम ही रहेगा, नीचे की तरफ क्या कर रहेगा? सेम रहेगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब नॉन मेटालिक आएगा, लेकिन नीचे की तरफ जाने से तो मेटल ही रहेगा। ओके, ठीक है। और कोई आंसर? नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्या रीज़न है इसका, बताएंगी आप? रीज़न बताइए। नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है और एटम का साइज भी बढ़ रहा है, तो वो और आसानी से लूज करेगा। एग्जैक्टली तो नीचे की तरफ क्या होगा? देखो, नीचे की तरफ बहुत आपको याद होगा, नीचे की तरफ साइज हमने पढ़ा है, लिथियम का साइज इत्तू सा होता है, ठीक है। फिर सोडियम का साइज बड़ा होता है। क्यों बढ़ रहा है ये? क्यों बढ़ रहा है? रीज़न क्या है इसके पीछे? शेल नंबर बढ़, हाँ, शेल का नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, इसलिए ये यहाँ पे कहानी ऐसी चल रही है, ठीक है। फिर लास्ट में ये आपका सीजियम बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे की तरफ आपकी शेल बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे साइज बढ़ रहा है नीचे की तरफ, हमने पढ़ा हुआ है ना ग्रुप में, साइज आपका बढ़ता है, साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इंक्रीजेज के लिए मैं ऐसा लगाता हूँ, डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ साइज बढ़ता है। तो अगर बताओ साइज बढ़ रहा है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाएगी? क्या मैं बोल सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप? सही है, यस, गुड गुड, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज। तो यही हमें कहानी क्या करनी है, दोहरानी है। तो ये हमने दोहरा के लिख दी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी इनवर्सली रिलेटेड रहेगी यहाँ पे। तो साइज नीचे की तरफ बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी का मेटालिक से कैसा रिलेशन है? मेटालिक कैरेक्टर से, मेटालिक कैरेक्टर से अभी मैंने बताया आपको, मेटालिक नेचर या मेटालिक कैरेक्टर, बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्सली है। साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्या? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। साइज इंक्रीजेज, ग्रुप की बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप, मैं लिख भी देता हूँ ऊपर ताकि आपको भूले नहीं, डाउन द ग्रुप। अगर डाउन द ग्रुप की मैं बात करूँ तो डाउन द ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो साइज बढ़ जाता है। साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपकी कम हो जाएगी तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी के कम होने से आपका यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा क्या? मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा, हम बोल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। तो नीचे की तरफ क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो लिथियम सबसे कम मेटालिक है, फिर आपका सोडियम मेटालिक है, फिर आपका पोटेशियम मेटालिक है, फिर आपका रुबिडियम मेटालिक है, और सबसे ज़्यादा मेटालिक क्या है, सीजियम। ये आपका क्या है, ये मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक नेचर या मेटालिक कैरेक्टर, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है ना।
ये हमने समझ लिया। पीरियड की बात करते हैं, अब इसी लॉजिक को पीरियड पे लगाते हैं। अगर मैं पीरियड ले लूँ, यहाँ पे पीरियड में लेते हैं, मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये मैंने ले लिया। बताओ क्या होगा लेफ़्ट टू राइट जाने पे, क्या कहानी होती है? साइज बढ़ता है, घटता है? साइज बढ़ता है। साइज लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, size decreases from going left to right, yes or no? हाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? हाँ, ड्यू टू increase in Z effective. So I'll write like this, due to increase in Z effective, increase in Z effective, Z effective में आपका इंक्रीज होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे साइज क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइज घटता जा रहा है। अगर साइज घटेगा तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा? बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। साइज अगर घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपका साइज, या यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा? कम होगा। मेटालिक कैरेक्टर सब अग्री करते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इससे नहीं निकाल पाओगे? इससे नहीं निकाल, इससे निकाल लोगे क्योंकि साइज इसका बड़ा है। ठीक है। व्हाट अबाउट नॉन मेटालिक कैरेक्टर? क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ सही है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? आपका बढ़ेगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन वो देगा नहीं आसानी से, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये हमारी क्या है? कहानी है। तो क्या मैं बोल दूं कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस सर। हाँ, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। लॉजिकली समझ लो, बाकी कोई खास नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases from left to right in a period, from left to right in a period, left to right in a period. Now what about metallic character? बताएं, पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? लेफ्ट राइट जाने से कम होगा मेटालिक कैरेक्टर। एग्जैक्टली, जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, in a period. तो देखो, शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो उसको आप रिलेट करिए। ठीक है, शुरू में मैंने आपको बताया था, रिलेट करिए। मैंने बताया था ना, लेफ्ट में आपकी क्या होती है? मेटल। यहाँ पे सारी मेटल होती है, हाइड्रोजन छोड़ दो, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, एक ही है, ये यूनिक पीस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होती है? आपकी मेटल होती है, आप सबको पता है। यहाँ पे क्या होती है? मेटल होती है। डी ब्लॉक में क्या होती है?
यहाँ पे भी मेटल भरी पड़ी है, यहाँ पे भी क्या है, इसके अंदर है आपका एफ ब्लॉक, यहाँ पे भी मेटल है। कहाँ पे नॉन मेटल मिलती हैं? इस साइड में, राइट हैंड साइड में आपको नॉन मेटल मिलती है। क्यों मिलती हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है, उनका साइज़ छोटा होता है। तो केवल पी ब्लॉक ऐसा है जहाँ पे आपको नॉन मेटल्स मिल सकती है। ठीक है, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे साथ में जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये आपका मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जाएगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में आपका यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रुप के बारे में भी लिख दूंगा, यहाँ पे metallic character increases down the group, metallic character increases down the group। क्या मुझे कोई ऐसा ग्रुप आप बता सकते हैं जिसमें एक भी मेटल नहीं है? क्या मुझे आप ऐसा ग्रुप बता सकते हैं जिसमें एक भी मेटल नहीं है? 18 ओके, गुड, वेरी गुड। 18th ग्रुप में आपका कोई भी मेटल नहीं है। ठीक है, ओनली इन 18th ग्रुप, ओनली इन 18th ग्रुप ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, ये याद रखना। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, ऑल एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, सारी के सारे जो हैं आपकी वो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स नहीं हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हीलियम से लगाकर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेसिन, ये सारी के सारी नॉन मेटल हैं। यहाँ पे देखो फ्लोरीन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, एसिटिन इज अ मेटल, टेनेसीन इज अ मेटल। तो यहाँ पे 2 मेटल आ चुकी हैं और क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम नॉन मेटल, टेल्यूरियम और पोलेनियम क्या है, ये आपकी सेमी मेटल या आप इनको मेटलॉइड बोल सकते हैं। आप चाहे सेमी मेटल बोल दें या मेटलॉइड बोल दें। तो यहाँ नॉन मेटल हुआ, नीचे की तरफ मेटलॉइड बना और लिवर बोरियम आपकी मेटल हुई। तो नीचे की तरफ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बोरॉन नॉन मेटल, इसके बाद एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे क्या हो गया, मेटल, गैलियम मेटल। तो नीचे की तरफ आपका हमेशा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट हमेशा आपका पीरियड में हमेशा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। आगे देखते हैं, तो देख लो प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर हमने देख लिया कि इन्वर्सली रिलेट कर सकते हैं साइज से या आयनाइजेशन एनर्जी से। तो मैंने आपको बता दिया मेटालिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर देख लो का मतलब क्या होता है। रिड्यूसिंग का मतलब, मान लो एक मेटल है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन निकाल देना, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन निकाल देना। तो ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन अगर निकाला है तो इसको हम बोलते हैं खुद को ऑक्सीडाइज किया है। ठीक है, इसका क्या हुआ है, मेटल इज ऑक्सीडाइज, इसको हम बोलेंगे मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। मेटल ने खुद को ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी मेटल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करेगा। मान लो यहाँ पे हैलोजन है, हैलोजन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पे है। तो क्या करते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे X माइनस हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आया है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो X इज रिड्यूस्ड,
रिड्यूस। तो यहाँ पे मेटल ने खुद को ऑक्सीडाइज किया है, मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, और रिड्यूस किसको किया है मेटल ने? आपके X को, हैलोजन को रिड्यूस किया है। तो इसने मेटल ने हैलोजन को रिड्यूस किया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है या एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, याद होगा आपको कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो भी एलिमेंट या मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ देगा? जो साइज में बड़ा होगा। यस और नो? जो साइज में बड़ा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा, और जो साइज में बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी से रिड्यूसिंग नेचर का कैसा हुआ? रिड्यूसिंग पावर का, रिड्यूसिंग पावर अच्छी होगी। कब अच्छी होगी? अगर आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। देखो समझो, रिड्यूसिंग पावर कब ज़्यादा होगी? जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट कब अच्छा होगा? जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। और इलेक्ट्रॉन कब आसानी से निकलता है? जब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है कि कम होती है? जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तब निकल जाएगा। या आप बोल सकते हैं कि जब साइज क्या होता है? बड़ा होता है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो रिड्यूसिंग जो पावर है इसको मैंने R और P से लिखा है। रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो जल्दी से ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन कम हुआ तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रिड्यूसिंग पावर, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हमने समझ लिए, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट है, टेंडेंसी टू स्टे इन विच स्टेट? +1, +2 और +3। तो कौन सी फॉर्म इसकी स्टेबल होगी ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं? मान लीजिए हमने देखा फ्लोरीन, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p5 होता है क्या? होता है, हमें पता है। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा? ये आपका, या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ऐसा करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी में सोडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में सोडियम की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या होगा? NS1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होगा। बताओ अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा क्या? हो जाएगा? नाउ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन? ये वाला स्टेबल है, फुल फिल्ड है। हाँ, फुली फिल्ड है तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, फुली फिल्ड है तो ये क्या है? स्टेबल है। तो बस यही बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी से आप पता कर सकते हो कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। +1 वाला एग्जिस्ट करेगा, +2 वाला एग्जिस्ट करेगा, या +3 वाला एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपका बेरिलियम का, बेरिलियम बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2, 2s2। तो ये आपका स्टेबल है। अगर मैं इससे ये बनाऊं तो क्या ये भी स्टेबल होगा? क्या ये भी स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है। ये ही क्यों बना रहा हूँ? +2 ही क्यों बना रहा हूँ? मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो फिर से ये फुली फिल्ड हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा? फुली फिल्ड हो जाएगा। इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, फुली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट या कौन सा चार्ज इस पे आएगा। अगर आपका सोडियम है या एल्कली मेटल है
तो उसमें +1 आएगा, पोटेशियम है तो +1 आएगा, लिथियम है तो +1 आएगा, और आपका बेरिलियम है तो उसमें 2+ आएगा, मैग्नीशियम है तो उसमें 2+ आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर के आप निकाल सकते हैं, कैल्शियम है तो उसमें 2+ आएगा। इसके बाद अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में 3+ आएगा, बोरॉन है, बोरॉन में 3+ आएगा। ऐसे आप बता सकते हैं कि क्या +1 का चार्ज आएगा कि +2 का चार्ज आएगा कि या आपका +3 का चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम का आप कार्बन कॉन्फ़िगरेशन देखें, बोरॉन का तो हमें पता है 1s2 2s2 2p1 होता है। तो यहाँ पे आपका है ये बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ से बोरॉन 3+ बनाऊँ तो बताओ स्टेबल आएगा क्या? बोरॉन 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, एक बाहर से निकाला 2 निकाले, ये स्टेबल हो गया। नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन आ गया कि नहीं आ गया? हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। तो आप बता सकते हैं कौन सा चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा। तो 3 चीज़ें बता सकते हैं, रिड्यूसिंग पावर, मेटालिक कैरेक्टर, और कौन सा चार्ज विच स्टेट में, कौन सी स्टेट में ये रहेगा, +1 में रहेगा, +2 में रहेगा या +3 में रहेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है मेरी, तो उसके बाद में हम कल डिस्कस करेंगे। रिवाइज करती रहेगा, ठीक है, इसको भूलना नहीं है इसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।